नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। तो आज का मुद्दा है राजनीति के बिगड़े बोल। जी हां, कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री रहे अशोक चांदना का एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कोटा बूंदी में लगे पुलिस के अधिकारियों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे अधिकारियों को खून के आंसू रुलाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 3 साल बाद 25 सरकार चली जाएगी, आपके आका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। किसी के इशारे पर अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करेगा तो उनका तेल निकाल दिया जाएगा, जैसे तिलों का तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल निकाला जाता है। बाकायदा ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि उनका तेल निकाल दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल उठाए हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और ऐसे धमकाया है। अक्सर अधिकारियों पर इस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से सामने आती रही है। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अशोक चांदना की अधिकारियों को धमकी। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी, आपके आका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। खून के आंसू रुलाऊंगा, तेल निकाल दूंगा। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने इस मन से विश्वास दिला रहा हूं, जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। बीजेपी बोली, पहले लूटा अब अराजकता। इस तरह से मंचों से राजस्थान के अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, पुलिस को धमकाने का काम कर रहे हैं। जब सरकार में थे तब तो लूट रहे थे, जब सरकार में थे तब अराजकता फैला रहे थे। आज विपक्ष में है तो अधिकारियों को धमकाकर उलूल जुलूल काम करने की सोचते हैं। कैसे होगा काम जब नेताजी बोलेंगे ऐसी जुबान। विधायकों, जनप्रतिनिधियों और सत्ता में रहे लोगों को भी अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल तो होना चाहिए। आखिरकार जो पुलिस सूबे की कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है, हमारे नेता उसका तेल निकालने पर क्यों तुले हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी को लेकर के आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय करवा दूं। मदन प्रजापत हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चूंकि कांग्रेस के नेता हैं अशोक चांदना, पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार के रहे हैं, तो पंकज शर्मा जी की बारी बनती है। पंकज शर्मा जी, आपके नेता कैसे तेल निकालते हैं पुलिस का, प्रशासन का जब सत्ता में आ जाते हैं? देखिए हेमंत जी, तेल निकालना एक मुहावरा है जिसका संदर्भ यह है कि संभव को असंभव को संभव करना। और बेसिकली ऐसा काम जिसमें लगातार अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही करना। तो देखिए कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार राजस्थान में हो क्या रहा है कि राजनीतिक द्वेष से, जी सुन लीजिए, तो लूंगा। उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए, खून के आंसू रुलाऊंगा, तेल निकालूंगा। मुझे नहीं पता था कि तेल निकालना कैसे कैसे निकाला जाता है, जैसे तिल्ली का तेल निकालते हैं, सरसों का निकालते हैं, वैसे ही आपके नेता निकालते हैं या किसी और तरीके से निकालते हैं। और खून के आंसू रुलाना, इस मुहावरे का अर्थ भी बता दीजिए। जी बोलिए। मैं आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगा। हाँ, मुझे सुनिए 2 मिनट। देखिए, राजनीतिक दुर्भावना और द्वेष से पिछले कुछ महीनों में लगातार किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के निर्देशों पे अगर कोई निजी व्यक्ति गलत तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ दुर्भावना होती है, कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार होता है, उसके संदर्भ में ये बात अशोक चांदना जी ने कही थी। आप सब ने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से रातों रात लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। रातों रात कोटा अगर लोकसभा की बात करूं तो आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष पर भी वहां पर मुकदमे दर्ज हुए, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता सिर्फ वहां पर किसानों के हक की बात करने गए थे, वहां जो गरीब व्यक्ति है उसके हक की बात करने गए थे। तो सारी बातें हम लोग लगातार, क्योंकि विपक्ष में तो हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है कि जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, उसकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। और यही विपक्ष का कर्तव्य भी, वही विपक्ष का धर्म भी है, और हमने वही धर्म निभाया है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं जो लगातार वहाँ पर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके निर्देशों पर एक निजी व्यक्ति जिस तरीके से वहाँ राजनीतिक अत्याचार करने पर लगे हुए हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर, उसके संदर्भ में कौन कर रहा है? ने बात की और उनके बोल बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस तरीके से हम बालू की रेत से तेल निकालते हैं, यानी बालू की रेत से भी तेल निकलता है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर किसी भी तरीके से कुटाराघात होगा तो उसके के ऊपर अब जब हमारी सरकार 3 साल बाद आएगी तो संभव। अच्छा, एक बात बताइए कार्रवाई होगी पंकज भाई, किसी भी तरीके से गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत है और वो कानून की धारा में आता है तो आप कार्रवाई कीजिए, कानून हमेशा उस पर प्रशासन कार्रवाई करता है। लेकिन प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक आरोप के बिहाफ पे केवल राजनीतिक दुर्भावना और द्वेष से कार्रवाई करे, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जी, आप ही की सरकार थी, गिरिराज मलिंगा का नाम आपको याद होगा। उन्होंने जाकर के एक अधिशासी अधिकारी थे AN, और उनके साथ उनका तेल निकाल दिया था उनके ऑफिस में जाकर के। उसी तरह से देखिए हेमंत, अभी तक अस्पताल में विनम्रता के साथ आपको एक चीज नहीं, मैं बिल्कुल आप ही के नेता थे ना, मैं बहुत विनम्रता के साथ, और आप ही की सरकार में बचाया गया। जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए मुझे, जवाब तो देने दीजिए। मैं दे रहा हूं ना आपके सवाल का जवाब। हमारी सरकार का हो या किसी और के सरकार का हो, गलत जो भी कर रहा है और वो कानून के दायरे में अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह गैर कानूनी रूप से उसको परेशान किया जाए, ये भी सही नहीं है। आपने कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, हमारी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, हम कब मना करते हैं। लेकिन सिर्फ केवल राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक दुर्भावना से कार्यकर्ताओं को परेशान, ये कहीं भी सही नहीं है। हम तो लगातार कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को परेशान तो सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अशोक चांदना जी के बयान को सही ठहरा रहे हैं क्या? उनकी भाषा सही है क्या? एक प्रतिनिधि के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर वहां पे आप कीजिए ना कार्रवाई, वहां पे कार्रवाई कीजिए ना। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि वो गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं, किसान की आवाज उठा रहे हैं, मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, तो आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये किस तरीके से दबाने की नीति है? हमारा सवाल, हमारा विरोध उस दबाने की नीति पर नहीं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अशोक चांदना जी ने जो कहा वो भाषा सही है क्या हमारे पुलिस प्रशासन के लिए? नहीं, देखिए और भी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको विनम्रता के साथ ये चीज कह रहा हूं कि वो मुहावरा बोला जाता है, उस मुहावरे के संदर्भ में मैंने आपको संदर्भ भी पूरा समझाया। ठीक है मदन प्रजापति, वो तो मुहावरा था। आप क्यों कह रहे हैं कि कैसे काम होगा जब नेताजी इस तरह की जुबान बोलेंगे? देखिए हेमंत, मुझे नहीं पता कि तेल निकालने वाला कौन सा मुहावरा है। राजस्थानी में शायद कांग्रेस गढ़ती है, ये तो कई मुहावरे कांग्रेस गढ़ती हैं, घिसलाई रगड़ाई तो मुहावरा बता रहे थे, मुहावरा घिसने वाली पार्टी है। हाँ। लेकिन मैं आपको मुहावरा एक बताता हूं कि राजस्थानी में एक मुहावरा जरूर है, तोता छना बाजे गणा। एक बार दोबारा बोलता हूं, तोता छना बाजे गणा। अशोक चांदना जी वही तोते चने हैं। हाँ। जो बाजते गणे हैं, आजकल बजरे बहुत है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अपनी सरकार में जलालत भरे मंत्री पद को स्वीकार करके जलालत से मंत्री भरा पद पे रहने वाले अशोक चांदना जी आज तेल निकालने के लिए, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये एक बार आपके कैमरामैन को बोलेंगे तो ये दिखा देंगे, जिन्होंने कहा था कि जलालत भरे मंत्री पद से मुझे मुक्ति दे दो, राका को दे दो सारा पद। और इन्होंने पत्र में लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है, मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दीजिए। मेरे सभी विभाग का चार्ज कुलदीप राका जी को दे दीजिए, क्योंकि ऐसा सभी विभागों में उन्हीं की चल रही है। एक और था, ये अशोक चांदना जी वही है जो अपनी सरकार के पीछे काम नहीं होने के कारण, मैं फिर बोलता हूं, बूंदी के अंदर जाके और जिला कलेक्टर के बाहर धरने के ऊपर बैठ गए थे। ये अशोक चांदना जी उस टाइम पे भी कह रहे थे, मंत्री ये कह रहे थे, चांदना जी ने कहा मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं जो मुझे कोई भी खा जाएगा। ये सब इन्हीं की सरकार के अंदर है। तो अपनी सरकार के अंदर जिस आदमी की चली नहीं, अपनी सरकार में जिसकी चली नहीं, जलालत भरे मंत्री पद को स्वीकार करके जलालत से जीवन भर मंत्री बने रहे और आज जनता के बाहर आके और ये कह रहे हैं कि मैं तेल निकाल दूंगा। और अभी मेरे कह रहे थे किसानों का, भाइयों का, तो सही बात है, इनकी सरकार में 5 साल तक तेल ही निकाला है। इन्होंने किसानों का तेल इस तरीके से निकाला, 19,000 किसानों की राजस्थान में जमीन नीलाम करके और तेल निकाला। 5 साल में किसानों की बिजली की कीमतें दुगनी करके तेल निकाला। और किस तरीके से किसान
आत्महत्या करे, कर्ज माफी के नाम पे तेल निकाला। महिलाओं का तेल ऐसे निकाला है इन्होंने कि आप दुष्कर्म के जो मामले में राजस्थान को नंबर 1 पहुंचा दिया था। इनका मंत्री सदन में खड़ा होकर बोला मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं, और ऐसे तेल निकाला कि खुद मुख्यमंत्री कहते थे कि महिलाएं 56% मामले झूठे दर्ज कराती जब तेल निकालने के लिए निकाला। ये भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने जनता का तेल ऐसे निकाला कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर करोड़ों रुपए सोना मिल जाता था। तो 5 साल तक जो तेल निकाला ना, तो वो तेल ही तेल दिख रहा है। भ्रष्टाचार का तेल दिख रहा है, तुष्टीकरण का तेल दिख रहा है, अराजकता का तेल दिख रहा है, कानून व्यवस्था खराब करी है वो तेल दिख रहा है। भैया भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजन लाल जी की सरकार है, उसके अंदर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो भाषा है, मैं अशोक गहलोत जी के जैसे धृतराष्ट्र बन के कुर्सी पे बैठने वालों की भाषा नहीं है। अब राजस्थान की कुर्सी पे राजस्थान का जनसेवक बैठा हुआ है, किसान का बेटा बैठा है, एक महिला के रक्षक बैठा हुआ है, युवाओं का भाई बैठा हुआ है। इसलिए गलतफहमी अगर कहीं पे है अशोक चांदना जी को तो निकाल दीजिए, क्योंकि ये राजस्थान जो है अब राजस्थान के अंदर धृतराष्ट्र नहीं जनसेवक कुर्सी के ऊपर है। जी कुछ कह रहे हैं पंकज जी? हेमंत जी जी हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए लगातार जिस तरीके से अनीति हो रही है, आपने देखा होगा कि बूंदी में जिस तरीके से राव हाड़ा जी का जो छतरी का निर्माण था, वो छतरी का जो थी उसको तुड़वाया गया, वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से तुड़वाया गया, उनका विरोध सभी दलों ने किया। इसी तरीके से लगातार अगर किसान की बात की जाए तो किसान के जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, बिजली पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, और जिस तरीके से बिजली पानी के जो मंत्री हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उन सारी बातों की बात करें और प्रशासन भी उसमें उनका अगर सपोर्ट कर रहा है तो सारे संदर्भों के साथ ये बात कही गई, क्योंकि वहाँ के वो प्रतिनिधि भी हैं और लगातार ये बात उठाते रहते हैं। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता का जो धरना विरोध प्रदर्शन था वहाँ पर उन्होंने ये बात कही है, और ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्व्यवहार से किसी तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दुर्व्यवहार द्वेष के साथ केवल कार्यकर्ताओं को दबाने का काम नहीं होना चाहिए। जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, किसान है, उसकी बात को सुना चाहिए, जाना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ देना चाहिए। केवल नेताओं ने कोई पहली बात तो राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया नहीं है धमकाने वाले अंदाज में, और भी बहुत सारे केवल मैं और प्रजापति साहब आपकी पार्टी में अभी 2-3 दिन पहले ही संगीत सोम इनके खुद के मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए हेमंत जी, इनके खुद की पार्टी के जो नेता हैं लगातार, अभी 2 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने थोड़ी निकाल दें इनके पार्टी के नेता, तेल निकाल दूंगा, खून क्या आंसू रुला दूंगा। अरे सर मुहावरे को आप तेल निकाल दीजिए, उस तरीके से बात एक ही है। ऐसे थोड़ी मैं अपनी बात बोल के कंप्लीट करूंगा, फिर प्रजापति टिप्पणी मैं जमीनी साहब के पास जाऊंगा। एक सेकंड में एक अच्छी बात बोलिए, 5 सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं जी। इनके ही एक विधायक हैं जिन्होंने अपनी मांग रखी, जो यूडीएच मिनिस्टर थे, उनके सामने कहा कि वो मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूं, लगातार उनसे मेरी मांग है, लेकिन वो कहीं जेईएन नहीं लगा रहे हैं, कहीं एईएन नहीं लगा रहे हैं, और उन्होंने भी लगभग इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप चला लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो मुहावरा था या नहीं था किसी तरीके से। नहीं आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि वो उन्होंने सिर्फ मुहावरा बोला है, धमकाया नहीं है। इससे पहले मैं बयान निकाल के बताऊं तो नहीं, आप निकाल दीजिए ना बयान, मैं तो कह रहा हूं आप निकाल लीजिए बयान। वो इससे पहले कि उनको जब मंत्री रहे तब भी उनका एक बयान अधिकारियों को लेकर के धमकाने के अंदाज में था, तब भी मुहावरा ही बोलते थे। जमीनी साहब ये कह रहे हैं कि वो तो अशोक चांदना ने सिर्फ मुहावरा बोला है, राजनीति में कोई गलत बयान आ जाए फिर भी डिफेंड करने की कोशिश होती है, तो ये हिम्मत होनी चाहिए सच को सच कहने की। देखिए अशोक चांदना जी को आपको याद होगा जब उन्होंने अजमेर में पुष्कर में कर्नल विजय बैंसला के पिता कर्नल किरोड़ी बैंसला की श्रद्धांजलि सभा में क्या कहा था। वो कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह याद होगा कि मैं लड़ने पर आ गया तो दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद सचिन पायलट के लिए, वो तो उनकी खुद की पार्टी के नेता थे, वो भी मुहावरा बोल रहे होंगे। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है पंकज जी कि मैं आ गया तो एक ही रहेगा? इस वाले मुहावरे का अर्थ नहीं बताया आपने, तेल वाले का तो बता दिया था पंकज जी। तो इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए मुझे लगता है, हाँ बोलिए जैमिनी साहब यही पूछ रहे हैं कि देखिए हेमंत जी मेरे संज्ञान में ये वक्तव्य नहीं है, और मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जब मेरे संज्ञान में है नहीं वक्तव्य, क्योंकि बहुत पुराना वक्तव्य। सुना दीजिए एक बार, मैं देख के भी बता दूंगा आपको। जैमिनी साहब तो बता ही रहे हैं ना मंच से जो उन्होंने बोला था उस वक्त का। आपको भी पता है जब बोला गया था। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है किस संदर्भ में कहा है, मैं बिना उसके जाने को टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा उस पर। कांग्रेस में हो क्या रहा है कि हाड़ौती की राजनीति में अब एक यंग लीडरशिप डेवलप होने की एक छटपटाहट दौड़ रही है, क्योंकि रामनारायण मीणा, शांति धारीवाल, भरत सिंह कुंदनपुर, ये सब राजनीति में एक तरीके से अब किनारे पे हैं,
और अशोक चांदना वो लीडर हैं कि बिना सचिन पायलट के जीत के आए। 6 महीने पहले वो अपना घर खाली करके चले गए थे और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर वहां डेरा डाल दिया था और वो चुनाव जीत कर आ गए, और बिना सचिन पायलट की मदद के सचिन, तो उससे उनको भी ये लग रहा है कि सचिन पायलट को चारों तरफ प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। हरियाणा में सोहाना की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि सचिन पायलट के आने से हमारी फिजा बदल गई, लेकिन अशोक चांदना को बुलाया नहीं जा रहा। तो कहीं न कहीं उन्हें ये लग रहा है कि मैं जीत कर आया, मैंने अशोक गहलोत के लिए सिर कटवाया, और अशोक गहलोत से भी वो आखिरी में आपको पता होगा आरसीए में जब टिकट को लेकर विवाद हो गया था तो वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आरसीए के जो प्रीमियर बॉक्स है उसमें चले गए थे। बाद में अशोक गहलोत बीच में अपनी मीटिंग छोड़कर वहां गए थे। तो अशोक चांदना बड़े बिट्स पिलानी में है, लेकिन वो अपनी किस्म की, अब उनको पता चल गया है कि जो पूर्वी राजस्थान में बड़े लीडर बने हैं वो कुछ प्रहलाद गुंजल हो या किरोड़ीलाल मीणा हो, इन सब का बैकअप अगर निकाल के देखें, अब सचिन पायलट एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, टोंक में वो चुपचाप रहते हैं, वो एक अलग कैडर है। तो कहीं न कहीं जो अशोक चांदना का ये बयान है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं वहां पर जो तमाम चीजें चल रही है, कि जिस तरीके से पंकज जी ने भी बोला कि लोकतंत्र के जो मंदिर है उसकी मुखिया की बड़ी चलती है जी। और कहीं न कहीं कांग्रेस नहीं, वहां बीजेपी भी कई धड़ों में बटी हुई है, और एक्चुअली वहां का जो कास्ट इक्वेशन है अब वो बीजेपी के फेवर का नहीं है आड़ोती, क्योंकि वहां मीणा, गुर्जर, धाकड़ और एससी का बड़ा वोट बैंक है। तो जो अशोक चांदना की नजर है कि जो ओम शांति की जोड़ी है इसको इस बार निपटा दिया जाए, और जो मूल जातियां हैं, जो ओबीसी की जातियां हैं, जो गुर्जर वहां बहुत है, मीणा बहुत है, नरेश मीणा का क्या हाल हुआ था आपको सबको पता है, तो कहीं न कहीं, और नरेश धाकड़ का क्या हाल हुआ, तो कहीं न कहीं अब वो जो एक छटपटाहट है, जो वहां की मूल जातियां हैं, जो वहां वाकई वोट बैंक रखती है, उनके ऊपर जो वैश्यवर्ग राज कर रहा है उसका प्रतिकार करने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है हाड़ौती में, और अगले चुनाव में हाड़ौती की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। ये तो आप देखिए कि किसी धाकड़ को ये झालावाड़ से टिकट नहीं देते कांग्रेस वाले, अब इनकी क्या ट्यूनिंग है वसुंधरा राजे जी से ये तो ये जाने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो अशोक गहलोत ने कुछ अच्छे अधिकारी लगा रखे, उनके अच्छे काम की वजह से भजनलाल जी की इमेज बनी हुई है, तब खुद इनका प्रदेशाध्यक्ष उनको अच्छा मान रहे हैं, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं अशोक चांदना जी? तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आजकल कोटा बूंदी में कोई व्यक्ति घूम रहा है जो पुलिस तंत्र को अपने हाथ में रखते हैं। देखिए वो सबको पता है कौन घूम रहा है जी, कि वो सारा का सारा सिस्टम सबको पता है कि ओएसडी है, वो उन्होंने मीटिंग भी ली थी जनप्रतिनिधि की, ये सबको पता है, मदन जी को भी पता है। पूरी राजस्थान सरकार में उनकी तूती बज रही है, अधिकारी सब उनके पीछे ही चल रहे हैं। और एक खबर भी छपी थी कि पर्दे के पीछे कोटा की ताकत, कि सरकार को दो चला रहे हैं। तो ये चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है, ये तो भजनलाल जी को तुरंत प्रभाव से रोकना पड़ेगा। देखिए ये ईमानदारी की बात है कि राजस्थान की सियासत और संगठन में ये बात बहुत तेजी से ड्राइव कर रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। इसको डैमेज को तो भजनलाल जी को आज ही कंट्रोल करना चाहिए, बातों से अब कुछ नहीं होगा। सबको पता लग गया है कि कोटा बूंदी में और राजस्थान में सरकार के पीछे कौन है, कौन अधिकारी जो फोन करता है। एक बड़े आईपीएस ने मुझे बताया कि यार फोन करके कहते हैं कि करिए, फिर सीएमओ से किसी ओएसडी का फोन आता है कि बिरला जी के काम करिए। तो ये जो हवा है, ये हवा तो फैल गई है, इसको अगर नहीं रोका भजनलाल जी ने तो फिर यही लगेगा कि ये रोकने की दिशा में कदम ही तो नहीं है। कहीं जमीनी साहब की संभागीय आयुक्त पर छापा पड़ा और अभी तक वो सबको पता है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने सरेआम कहा कि कोटा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 4th क्लास नहीं लग सकता बिना दिल्ली की मर्जी के। जैसे जोधपुर में अशोक गहलोत जी के टाइम नहीं लगता था, ट्रांसफर नहीं होता था, जैसे शांति धारीवाल जी के टाइम नहीं होता था। तो ये बातें अब घर करती जा रही है जी। और भजनलाल जी को चाहिए कि दंड दिखाए जी। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले भजन प्रजापत जी मेरे को जवाब देना बड़ा हाँ, मैं मदन जी बहुत गंभीर बात कही है जमीनी साहब ने। देखिए मैं जैमिनी साहब की बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं पंकज जी की एक बात का जवाब उससे पहले चांदना जी ने भी कहा है वो एक व्यक्ति घूम रहे हैं कोटा बूंदी में, पुलिस तंत्र को अपने हाथ में रखते हैं। दोनों कह देता हूँ, हाँ मैं दोनों कह देता हूँ। देखिए अभी पंकज जी ने एक बात बोली थी कि वो तो बिजली पानी की व्यवस्था के लिए घूम रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई आपकी सरकार के अंदर बूंदी में ये देखिए ना, मैं तो पेपर दिखा रहा हूँ उनको, वो तो बोलते हैं खाली, मैं तो प्रूफ के साथ बैठा हूँ आपके सामने। ये वही अशोक चांदना है जो बूंदी के अंदर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरने पे बैठे थे। धरने पे क्यों बैठे थे मालूम है ना?
बिजली कि इनकी कटौती बात के नहीं कारण मानी। धरने पे बैठे हुए थे। चल नहीं अपनी रही। सरकार में बिजली कटौती, मैं और बार बताऊं, बिजली कटौती, पंकज जी को सुनाई नहीं आएगा, बिजली कटौती, बिजली नहीं मिलने के कारण ट्रांसफार्मर, 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं लगे थे, इसलिए धरने पे बैठे थे अपनी सरकार के। तो ये शायद अभी भी सपने में है कि इनकी सरकार में काम नहीं होते थे। ये बकरी का बच्चा किसको बोल रहे थे वो, ये रहा, मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं जो कोई भी खा जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि एक चीज बोली कि रेत का तेल, बिल्कुल सही है, इनके टाइम में रेत का ही तेल निकलता है भाई। आपने शायद प्रमोद जैन भैया के बारे में सुना नहीं, भरत सिंह कुंदनवाला ने कहा था कि भ्रष्टाचारी और आप एक बात है, आप एक बात है, लेकिन है प्रजापति साहब गिरिराज मलिंगा का जिक्र नहीं करते हैं, जो सरकार में सत्ता में रहते हुए जाकर के एक अधिकारी के ऊपर सरेआम हमला करके पूरे साल भर चर्चा में रहा, उनका जिक्र नहीं करते। मलिंगा जी इनके साथ हैं, मैं मलिंगा जी इनके साथ कैसे करेंगे चर्चा? वो तो मैं समझ रहा हूँ तरीके से बता रहा हूँ जी मदन जी। अब आप सुनेंगे तो मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं। हाँ। जो प्रमोद जैन भैया को भरत सिंह कुंदनवाला ने जो बोला कि ये भ्रष्टाचारी है और रेत का माफिया है और इस भ्रष्टाचारी के संरक्षक अशोक गहलोत जी है। और जब अगर आप उस टाइम पे ये बारह के अंदर गए होंगे, जेमिनी जी को तो पता होगा, तो लोगों ने बैनर लगाए थे, आयो रायो बायो आयो, ईंट खागो, बाटा खागो, बजरी खागो, लोडा खागो। ये बैनर जो है वो बारह के अंदर प्रमोद जैन भैया के लिए लगे थे। तो जो कह रहे थे ना रेत से तेल निकालना, वो बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही तेल निकालते थे ये। लेकिन आपको तो ऐसे नेता पसंद है जो ब्यूरोक्रेसी का तेल निकाल देते हैं, जो मदन जी आपको तो ऐसे नेता पसंद है जो ब्यूरोक्रेसी का तेल निकाल देते हैं और तेल ही नहीं निकालते, ऑफिस में जाकर के मारपीट करने वाले नेता आपको अच्छे पसंद आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने विरोध किया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और आपने फिर अपनी पार्टी में ले लिया था। तीसरी चीज मैं पूरा बता रहा हूं ना आपको, कहां पूरा बता रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हंस के बाहर निकल, उस टाइम अशोक गहलोत जी ने हंस के बाहर निकलते हुए बोले थे 23 ही तो फ्रैक्चर किए हैं। हम तो कह रहे थे कानून थी, सरकार थी, क्यों आप कहां कायम रहे? आपने तो 23 फ्रैक्चर को ले लिया ना अपने हाथ में। आप जेल में डालते। अगर आज अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो जेल की सलाह को ना जेल में डालते नहीं डालते। एफआईआर तो दर्ज थी, कोर्ट का फैसला तो नहीं आया था, वो जमानत पर बाहर थे। कोर्ट का फैसला आएगा तो जाएंगे। देखिए आज जमानत पर बाहर थे, आपने इतना इंतजार तो नहीं किया ना। अदालत के सामने जो है नहीं है जेमिनी साहब जो मदन जी कह रहे हैं, क्या वाकई वो नैतिकता पर खरे उतरे इस मामले में? जेमिनी साहब एक टिप्पणी सुनिए। देखिए राजनेताओं का एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब तक वो दूसरे घर में बैठा होता है तब तक उस पर टिप्पणी करते रहते हैं। जब वो खुद के घर पे आ जाता है तब उसकी अच्छाइयां दिखने लगती है। जैसे अशोक तंवर 1 घंटे पहले इनको छोड़ के चला गया, तो जब अब वो बुराई करना शुरू कर देंगे। तो ये जो सियासत का जो चरित्र है, सत्ता का जो चरित्र है, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो खतरनाक बनता जा रहा है। और कहीं न कहीं हाड़ौती को अगर बीजेपी ने नहीं संभाला तो जो हाड़ौती बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उसमें गढ़ में भी हमने देखा कि इस बार कितना जोर आया था लोकसभा। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, हाड़ौती में जातिगत समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अगर वो जगह दिया एक टिप्पणी बिल्कुल तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी बीजेपी की। इसलिए भजनलाल जी को चाहिए कि तुरंत इसको अपने हाथ में ले, मामला बिगड़ जाएगा। मदन जी बोलिए। हाड़ौती के हाथ से निकल जाएगी, इतना कह रहा हूं हाँ कि मैं तो इतना कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से अशोक चांदना जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप थोड़ी गलतफहमी निकाल दीजिए। अब जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की, जनता की सरकार है। ये तेल निकालने वाली बातें मत करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के कार्य कीजिए और जनता की सुनवाई करिए। आपको, मेरे को मालूम है आपकी पार्टी में जितना बड़ा बयान दिया जाता है, जितनी निचले स्तर की बयानबाजी करके अपनी नेताओं को डिफेंड नहीं करना चाहिए। गिरिराज मलिंगा का आपकी पार्टी की सरकार में रहते हुए डिफेंड किया नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, हेमंत जी, गिरिराज मलिंगा को किसी ने डिफेंड नहीं किया। अधिकारी तो यही रहने वाले हैं ना। बीजेपी में है, बीजेपी उस पे कार्रवाई, बीजेपी में है, बीजेपी कार्रवाई करे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात है हेमंत जी, जनता के मुद्दों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, बुजुर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारी पार्टी के नेता हमेशा लड़ते रहेंगे। कोई भी नेता और गलत बयानबाजी करता है तो पार्टी को उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। सीधी बात यही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अशोक चांदना के बयान को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये महज मुहावरा था जिसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नेता इन मुहावरों का भाषा के बाद में धरातल पर इस्तेमाल नहीं करें।